जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जीएसएस एजुकेशन चैनल में। क्लास 9th के बच्चों के लिए साइंस की क्लास है ये। और आपको हम बताए थे पहले वीडियो में भी, दूसरे वीडियो में भी कि इस चैप्टर का जो नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ, और दूसरा वीडियो में था कि हमारे आसपास में जो पदार्थ हैं उनकी कितनी अवस्थाएँ होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, उसके बारे में बताए थे। और ये उसका तीसरा भाग है, तीसरा वीडियो है पहले चैप्टर का, जिसमें हम ये बताएंगे कि पदार्थों का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि पदार्थों का अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन मतलब अगर कोई पदार्थ मेरा ठोस है तो वो द्रव में कैसे चेंज होगा, अगर द्रव है तो वो गैस में कैसे चेंज होगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसका टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो पहला है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अगर कोई भी पदार्थ एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है, अगर ठोस से द्रव में जा रहा है या द्रव से गैस में जा रहा है, तो उस टाइम पे जो तापमान का परिवर्तन होगा उसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हम ठोस के लिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ठोस पदार्थ के लिए। अगर ठोस पदार्थ है तो जैसा आपको हम बताए थे कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके कण बहुत पास पास होते हैं, और अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि उनके कणों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है? क्योंकि उसके कण जो हैं वो बहुत तेज़ी से गति करने लगते हैं। तो बहुत तेज़ी से गति करने लगते हैं, उसके वजह से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़, यही तो गतिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी वस्तु या पदार्थ के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसके कणों के बीच की जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है कि कण कंपन करने लगते हैं। जो कण हैं ये वाइब्रेट करने लगते हैं। ये मेरा मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, इस पर हम जो है आग जलाते हैं, इसको ताप बढ़ाते हैं इसका, तो ये क्या होगा, इसके कणों के बीच की जो दूरी है ये बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती? क्योंकि इसके कण जो है आप गतिज ऊर्जा इनका ज़्यादा बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है, और ये कण आपस में कंपन करने लगते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपन करने लगते हैं। तो अब क्या होता है कि अब ये तो हम आपको सिचुएशन बता दिए कि ताप बढ़ा, गतिज ऊर्जा बढ़ी और कणों का कंपन बढ़ा। अब उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेज क्या होगा? अगला स्टेज में आपको हम बताएंगे गलनांक। तो गलनांक की आप पहले परिभाषा को सुन लीजिए और आप अपने नोटबुक पे उसको नोट भी कर लीजिए। तो गलनांक क्या होता है पहले आपको हम बता रहे हैं, ऐसे बस ओरली बताएंगे, हम बताएंगे ओरली, लिखेंगे नहीं, हम ओरली बताते हैं, और आप ट्राई कीजिए उसको खुद से लिखने का। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में बताए थे। तो देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे हम गलनांक कहते हैं। तो आप गलनांक का परिभाषा सुन चुके हैं, आप अब उसे कोशिश कीजिए खुद से लिखने का कि वह न्यूनतम मतलब क्या होता है? कम से कम। न्यूनतम मतलब कम से कम, कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरा एक कोई भी बर्फ़ का गोला है या फिर कोई एक ठोस है, जैसे लोहे को भी पिघलाया जाता है, सोना चांदी जो भी मेटल है उनको ही पिघलाया जाता है। तो इनको एक निश्चित ताप पे ले जाया जाता है। उस ताप पे जाने के बाद क्या होता है कि ये जो है ठोस, ये द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वही प्रक्रिया जो है वो गलनांक कहलाती है। वो जो ताप है उसी ताप को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। अब जैसे इसमें और भी देखिए पॉइंट क्या है, उसके कणों के आकर्षण बल के सामर्थ्य को भी दर्शाता है। अब देखिए क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि गलनांक है ये क्या शो करता है, क्या दिखाता है? तो गलनांक वही बोल रहा है कि गलनांक पदार्थ के कणों के आपसी आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है, उसको हम द्रव में बदलना चाह रहे हैं, तो उसमें हम जितना तापमान दे रहे हैं, वो उसका वही तापमान, जिस तापमान पे वो पिघलेगा वही उसका गलनांक है। तो वो जो गलनांक का जो गलनांक है, जो उस वस्तु का गलनांक है, वो उसके सामर्थ्य को दिखाता है कि ये पदार्थ के जो कण हैं वो कितनी मजबूती के साथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर वो कम तापमान पे ही पिघल जाता है, इसका मतलब उसके बॉन्ड बहुत कमज़ोर थे। वो जो पदार्थ के कण थे वो बहुत कमज़ोर थे, उनके बॉन्ड जो थे, आपसी बॉन्ड थे, वो वीक थे, इसीलिए वो जल्दी पिघल गए। अगर वो ज़्यादा समय ले रहे हैं, ज़्यादा तापमान पे जाके पिघल रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। जैसे आप देखिए, अगर कोई दो पदार्थ है, दोनों ठोस अवस्था में है, जैसे मान लीजिए कोई एक मेरा मेटल है और कोई एक
दूसरा वस्तु है, जैसे बर्फ़ का गोला या फिर कोई भी चीज़ है, अगर इन दोनों को हम इसको तापमान पे रखेंगे, इसको भी ताप पे, इसका भी ताप बढ़ाएंगे, इसका भी ताप बढ़ाएंगे, दोनों को देखेंगे कि ये दूसरे अलग तापमान पे पिघलना शुरू हुआ, ये अलग तापमान पे पिघलना हुआ। इसका मतलब दोनों का गलनांक अलग अलग हो गया। ये जो भी तापमान पे अलग तापमान पे पिघल रहा है, ये अलग तापमान पे, इसका मतलब दोनों का गलनांक अलग है। तो गलनांक अलग है, इसका मतलब ये यही शो कर रहा है कि इन पदार्थों के बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग है, इन पदार्थों का जो बॉन्डिंग है, ये कितना मजबूत है। अगर इसका गलनांक ज़्यादा है, इसका कम है, मान लीजिए इसका 50 है, इसका 100 है, तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा तापमान लग रहा है इस पदार्थ में, और इसमें कम लग रहा है। इसका कम लगने का मतलब है कि इसका जो कण के जो आपसी बॉन्डिंग है ये कमज़ोर है, और इसके आपसी बॉन्डिंग क्या है, मजबूत है इसके कंपैरिजन में। ये होता है उसके कणों का आकर्षण बल जो है उसके सामर्थ्य को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे आप यहाँ बर्फ़ का गलनांक नोट कर सकते हैं, 273.15 केल्विन होता है। पदार्थ के गलने की प्रक्रिया के दौरान, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि पदार्थ के गलने की प्रक्रिया के दौरान तापमान समान रहता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए एक बर्फ़ का गोला है, आप उसको अगर, या फिर कोई भी एक धातु है, आप उसको गर्म कर रहे हैं, और वो एक ऐसा तापमान आएगा कि जिस पे वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। गर्म होते 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 एक ऐसा कोई पॉइंट आएगा, एक ऐसा तापमान आएगा जिस पे वो अब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ पिघलना स्टार्ट हुआ उसे आप क्या बोल देंगे, गलनांक बोलेंगे। उसी तापमान को आप क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए मेरा एक ये कोई पदार्थ है, और इसको हम जा रहे हैं बदलने, द्रव, ठोस से द्रव में। जैसे मान लीजिए कोई भी मेरा एक पदार्थ है, इसको हम तापमान देते जा रहे हैं, आग देते जा रहे हैं, ये जाते 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 मान लीजिए यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचा। अब इसके बाद ये पदार्थ क्या हुआ, गलना स्टार्ट हो गया, ये गलना स्टार्ट हो गया। तो अब जो होता है कि हम तो कंटिन्यूअस इस पर तापमान देते जा रहे हैं, ऊष्मा देते जा रहे हैं। तो अब जो इसे मान लीजिए 300 है, तो 300 से 301 होना चाहिए, 302 होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये क्या होता है कि जब तक ये पदार्थ पूरी तरह से पिघल न जाए, इसका तापमान समान रहता है। अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 300 ही रहेगा, 301 302 नहीं होगा। कब तक, जब तक कि ये पदार्थ पूरी तरह से पिघल करके द्रव न हो जाए। तो अब ये क्वेश्चन ये उठेगा कि जब वो पदार्थ ठोस से द्रव में बदल रहा था, तो ये जो हम टेम्परेचर दे रहे थे जा कहाँ रहा था, क्योंकि हम तो लगातार उस पर ऊष्मा देते जा रहे हैं, तो तापमान तो बढ़ना चाहिए ना, 300 से 301 302 होना चाहिए ना। वो बढ़ेगा भी, लेकिन कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक कि वो ठोस पूरी तरह से द्रव में न पिघल जाए। तो यहाँ वही क्वेश्चन उठता है कि ये ऊष्मा गई कहाँ। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये ऊष्मा कहाँ जाती है। तो अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा, गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को बताएंगे, हम बता रहे हैं कि कोई भी दो वस्तु या दो कण जब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो बहुत मात्रा में क्या करते हैं, ऊर्जा रिलीज करते हैं, ऊर्जा को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपना स्टेबिलिटी को मजबूत बनाना है, एक दूसरे के बॉन्डिंग को ज़्यादा मजबूत बनाना है। तो ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए वो क्या करते हैं, जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो ऊर्जा रिलीज करते हैं। दोनों जो कण मिलेंगे तो ऊर्जा रिलीज कर देते हैं। अब वो ऊर्जा रिलीज होने के बाद क्या होते हैं कि वो उनके पास ऊर्जा बची नहीं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तभी वो एक दूसरे से चपक करके रहते हैं, उनका कण एक दूसरे से बॉन्डिंग के साथ बंधा रहता है। लेकिन अगर जब उन्हें वही ऊर्जा, जो ऊर्जा उनको वो रिलीज कर चुके हैं जब उनकी बॉन्डिंग बन रही थी, अगर वो ऊर्जा दोबारा उनको कहीं से प्राप्त हो जाए, कैसे प्राप्त होगी, हम तापमान बाहर से दे रहे हैं या फिर घर्षण कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, ऊर्जा अगर उनको बाहर से ऊर्जा मिल जाए दोबारा, तो वो कण उनके फिर चार्ज हो जाएंगे, फिर उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी, फिर एनर्जी आएगी और वो एक दूसरे से दूर होना शुरू कर देंगे। तो क्या होता है कि जब कोई ठोस, देखिए ध्यान सुनिए, जब कोई ठोस पदार्थ ठोस है, इसका मतलब उसके कण आपस में सटे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो क्यों जुड़े हुए, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर चुके हैं, ऊर्जा को रिलीज कर चुके हैं। जब वो एक दूसरे से बॉन्डिंग बना रहे थे तो वो ऊर्जा को रिलीज कर चुके हैं। अब उनके पास ऊर्जा है ही नहीं कि वो दूर हटें। अब दूर हटने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। तो जब हम उनको एनर्जी दे रहे थे, जब हम उनको ऊर्जा दे रहे थे, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा, उनके कणों के बीच में एनर्जी आएगी, फिर वो गति करने लगेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, फिर वो कंपन करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तो वही फिर दूर हटेंगे तो फिर मेरा ठोस द्रव में बदल जाता है। तो सुनिए, अब क्या होता है कि पदार्थ की गलने की प्रक्रिया के समान जो तापमान समान रहता है, वो क्यों समान रहता है, क्योंकि जब ये मेरा पदार्थ यहाँ 300 पे जाके पिघलना स्टार्ट हुआ,
तो पिघलना स्टार्ट कब हुआ? जब उनके कणों के बीच में जो एनर्जी उनको रिलीज कर चुके थे, जब वो एनर्जी उनको मिली तभी वो पिघलना स्टार्ट हुए। तो जब वो पिघलना स्टार्ट होता है तो जैसे मान लीजिए मेरा एक कण ये है, एक कण ये है, ये दोनों के बीच में कोई भी एक ऊर्जा रही होगी जिसको वो रिलीज करके एक दूसरे से मिले हुए थे। तो जब हम ये जो अब कंटिन्यूअस ताप को बढ़ा रहे हैं, ये कंटिन्यूअस ताप उनकी इसी ऊर्जा के रूप में खपत हो जा रही है उसकी, वो इसी ऊर्जा को प्रोवाइड करने में इन दोनों को वो ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ऊर्जा वो खोए हैं वो ऊर्जा उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे से दूर हट सके और मेरा पदार्थ ठोस से द्रव में बदल सके। तो यही जो ऊर्जा वो अवशोषित कर रहे हैं, जो उनके बॉन्ड ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो ये गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि अब देखिए यहाँ परिभाषा लिखे हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर मतलब कि वह ताप जहाँ वो पिघलना स्टार्ट हो गया, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वही जब इस पे गए, अपने गलनांक पर गए, उसके बाद वो पिघलना शुरू हो गए, तो उनको पिघलने के लिए वो पूरी मात्रा में जब तक पिघल न जाए उसके बाद ही तापमान बढ़ेगा, और ये आपको बताएं। तो वही पिघलने के लिए ही जो ऊर्जा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आवश्यक ऊष्मा उसको ज़रूरत है, उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे एक भाषा में और आप कह सकते हैं, इसे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि संगलन का प्रसुप्त ऊष्मा भी इसे कहते हैं। जो गुप्त ऊष्मा है इसको संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। अगला पॉइंट है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? आप शायद पढ़े भी होंगे पिछली कक्षाओं में, नहीं पढ़े हैं तो अभी आप पढ़ लीजिए कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पे कोई भी द्रव उबलने लगे। जैसे क्या होता है कि अभी आपको हम बताएं ना कि यहाँ पे ये द्रव ठोस था मेरा, 300 पर जाने के बाद ये पिघलने लगा, फिर पिघल कर एक समय आएगा, कुछ टाइम बाद ये पूरी तरह से द्रव बन जाए। अभी द्रव बना, अभी द्रव का उबलना कैसे होता है आप देखे होंगे कि जब पानी गर्म करते हैं तो उसमें ऐसे नीचे से ऊपर पानी आता है और दिखेगा आपको कि उबल रहा है, बॉयल हो रहा है, उसमें आवाज़ भी आती है। तो उसी प्रक्रिया को उबलना बोलते हैं। तो उबलने के समय क्या क्वथनांक क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पे कोई भी द्रव उबलने लगे उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि पानी के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर पानी क्या होता है? बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। तो अब देखे होंगे उबलने के दौरान क्या होता है, ये मेरा पानी है, तो आप इस पे तापमान बढ़ाते गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही पहुँचेगा ये पानी उबलना शुरू करता है, नीचे से पानी। तो इसमें होता क्या है कि नीचे का पानी ऊपर जाता है और ऊपर का पानी नीचे आता है। वो कैसे होता है कि जो भी पानी का कण है, जो जल का कण है, ये सतह से चिपका हुआ है और सतह पे हम क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। सतह पे ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा देने से क्या होता है? इन्हें एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि यही तो सटे हुए हैं, सतह से सटे हुए हैं, तो इनको एनर्जी मिल जाती है। और आपको पता होगा कि जिसके पास एनर्जी होता है, उस ऊर्जा होता है, वो ज़्यादा छटकता है। अब ये इनके पास ज़्यादा ऊर्जा हो गया, तो जब ये इनके पास ऊर्जा होता है तो ये छटकना शुरू करते हैं और ये भागना शुरू करते हैं, ऊपर जाते हैं। तो ये जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ का जगह खाली होगा। जब यहाँ का जगह खाली होगा तो जो नीचे ठंडा पड़ा हुआ पदार्थ है, जल का कण है, वो नीचे आता है। यही प्रक्रिया चलने लगती है और पानी मेरा उबलने लगता है। तो ये होता है क्वथनांक। हमको लगता है आप क्वथनांक की परिभाषा भी समझ गए होंगे। आप लिखेंगे एक लाइन में कि क्वथनांक क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पे कोई भी द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जल के लिए क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक होता है पॉइंट है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन के दौरान जब कोई ठोस, आप लिखेंगे ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जैसे कि आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, कपूर देखे होंगे आप, कपूर का जो दिया जलता है, पूजा में यूज होता है, कहीं भी यूज किया जाता है। तो कपूर को अगर आप जलाएंगे तो वो सीधे गैस द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे वो क्या बदलेगा? गैस में बदल जाएगा, जल के उड़ जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और एक होता है निक्षेपण। तो निक्षेपण क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए, बिना द्रव में बदले गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसे हम निक्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि पदार्थों के ऊपर जो है दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, पदार्थों का अवस्था परिवर्तन में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं सिलेंडर बना हुआ है, इसमें गैस है, ऊपर से पिस्टन से हम उस पर प्रेशर दे रहे हैं। तो अब उनका परिवर्तन क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए एक पॉइंट लिखे हुए हैं कि दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कैसे होता है?
अगर आप एक सिलेंडर में गैस रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए मेरा एक सिलेंडर है, इसमें हम गैस भरे हुए हैं, तो जब गैसीय अवस्था में है तो उनके कणों के बीच की दूरी अधिक है, होगी भी, क्योंकि आपको पता है कि गैसों के कण जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो उनके गैसों के कणों के बीच की दूरी अत्यधिक थी। अब हम क्या किए, तापमान घटाना शुरू किए, टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर घटाएंगे तो अभी आपको हम बताए थे ना कि जब उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती तो वो ज़्यादा एक दूसरे से दूर हटते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम तापमान घटाएंगे उनके कणों की एनर्जी कम होगी, रिड्यूस होगी। जब एनर्जी कम होगी तो एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को घटाते जाते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे के समीप आते जाते हैं, पास आते जाते हैं, और ऊपर से हम प्रेशर दे रहे हैं। दाब बढ़ाने का मतलब कि हम प्रेशर देंगे तभी तो दाब बढ़ रहा है, तो ऊपर से हम प्रेशर दे रहे हैं, नीचे से तापमान को घटा रहे हैं, तो वो उनकी जो एक दूसरे से पास आने और जुड़ने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। तो वो क्या होगा कि एक समय आएगा कि एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे पास आते आते एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे, तरल अवस्था में हो जाएंगे। तो वही यहाँ इस लाइन का मतलब है कि गैसों का दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट है वाष्पीकरण का। तो वाष्पीकरण क्या होता है, आप लिख सकते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी द्रव वस्तु वह क्वथनांक से कम तापमान पर ही गैस में परिवर्तित होने लगती है, गैस में बदलने लगती है, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो क्वथनांक आपको हम बताएं, क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक अभी जैसे आपको थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि कोई भी पदार्थ जब है वो एक निश्चित तापमान जानने के बाद वो क्या उबलने लगती है, जब उबलने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की क्वथनांक कहते हैं, उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। गलनांक भी बताए थे अभी कि जिस तापमान पर वो पिघलना शुरू हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। तो वाष्पीकरण क्या होता है कि क्वथनांक, जैसे कि हम आपको बताए थे कि पानी है मेरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा तब ये बॉयल होना शुरू करेगा, उसके बाद यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव वस्तु है, द्रव अवस्था में है, अगर वो क्वथनांक मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान, मान लीजिए 80 पे ही, 70 पे ही वो द्रव से गैस में बदलने लगे, तो उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया। जैसे कि शर्ट, कपड़ा आप धो के धूप में सुखाते हैं या फिर घर में भी डाल देते हैं, तो उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें पानी के कण क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, सूख जाता है कपड़ा। मेरा कैसे कपड़ा सूखता है, क्योंकि उसमें जो भी पानी था वो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वो वाष्प बन के कब उड़ता है, ऐसा तो नहीं कि कपड़ा को हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि उसमें पानी है और पानी का क्वथनांक आप जानते हैं कि 100 होता है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर वो जो है कि सूख जाता है, उसका पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, ऐसा नहीं है। अगर 100 पे गर्म करेंगे तो फिर आपको पता है कपड़ा आपका क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा, जल जाएगा। तो क्या होता है कि वो कम तापमान, अपने क्वथनांक, जो पानी का क्वथनांक 100 है उस पर नहीं जाता है, उससे कम तापमान पे ही उसमें से जो पानी के कण हैं वो वाष्प बन के उड़ने लगते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसी तरह से कपड़ा सूख जाता है, आपको पता चल गया होगा, तो आप वाष्पीकरण की हमको लगता है परिभाषा आपको आ गया होगा कि वह तापमान, या फिर आप लिख सकते हैं कि कोई भी तरल पदार्थ जब वह अपने क्वथनांक से कम तापमान पर ही गैस अवस्था में बदलने लगती हो, तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे वाष्पीकरण जो है वो प्रभावित होता है। पहला है सतह का क्षेत्रफल। सतह क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर मेरा ज़्यादा बड़ा सतह है, जो सतह है जहाँ से मेरा वाष्पीकरण, जैसे मैंने कोई तालाब है या फिर कोई छोटा सा, आप ये बर्तन ले सकते हैं उदाहरण के लिए, ये बर्तन या कोई भी एक छोटा बर्तन, आप इसमें पानी रख दीजिए और एक थाली है, थोड़ा बड़ा थाली है, आप उसमें पानी रख दीजिए, तो वाष्पीकरण का जो रेट है, वो दर है, वो किस में अधिक होगा, उसमें थाली में अधिक होगा। अब आपको यहाँ उदाहरण लेके बता रहे हैं, एक ये बर्तन मेरा हो गया इतना बड़ा और ये मेरा इतना बड़ा बर्तन हो गया। अब आप मान लीजिए इसमें भी जल रखे हैं और इसमें भी जल रखे हैं, तो इस पर जो सन की रेज पड़ेगी, इस पर भी सन का रेज आएगा, इस पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ज़्यादा क्षेत्रफल है तो ज़्यादा सन की रेज आएंगी, तो ज़्यादा रेज आएंगी तो ज़्यादा मात्रा में मेरा ये पानी गर्म होगा, ये पानी जो है कि अपने क्वथनांक के समीप जाएगा और ये ज़्यादा जल्दी जो है ज़्यादा मात्रा में वाष्पीकरण होगा। जबकि यहाँ क्षेत्रफल कम होगा, एरिया कम है, तो इस पर पड़ने वाली जो सूर्य की किरणें हैं या फिर जैसे भी इस पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये ज़्यादा कम क्षेत्रफल है तो कम किरणें पड़ेंगी। इसका मतलब यहाँ पे जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत कम होगी इसके कंपैरिजन में। तो क्षेत्रफल बड़ा तो वाष्पीकरण का रेट भी बढ़ा ज़्यादा, अगर क्षेत्रफल कम तो वाष्पीकरण का दर भी कम होगा। दूसरा क्या है, वायु की गति।
अगर वायु की गति ज़्यादा है तो मेरा वाष्पीकरण का जो दर है वो ज़्यादा होगा, अगर कम है तो वो कम होगा। जैसे कि आप देखे होंगे कपड़ा अगर भींगा हुआ है और सुबह आपको कहीं जाना है, कपड़ा सूख नहीं रहा है, आप क्या करते हैं, पंखा या कूलर चला के उसके सामने रख देते हैं। क्योंकि कपड़ा मेरा सुखाना बहुत ज़रूरी है, सुबह आपको जाना है। तो क्या होता है कि जो हवा चलती है, बहुत तेज़ से हवा चलेगा, पंखा का लगेगा, कूलर का लगेगा, तो हवा का स्पीड ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करता है, कपड़े को सुखा देता है। वो सुखाता कैसे है, आपका कपड़ा ये है, ये कपड़ा मेरा भींगा हुआ है, इसमें पानी के कण है, यहाँ से हम पंखा चलाएं, ये मेरा पंखा चल रहा है। अब इसमें से जब हवा जाएगी, इतना तेज़ हवा जाती है, हवा जाएगा, इतना तेज़ जाएगा कि जो कपड़ा का जो कपड़ा के बीच में जो मेरा पानी है उससे वो रगड़ाएगी, रगड़ खाते हुए जाएगी। तो वहाँ पे घर्षण होगा दोनों के बीच में, पानी के कण और जो मेरा हवा जा रहा है उसके कण के बीच में घर्षण होगा। तो जब घर्षण होगा उससे एनर्जी क्रिएट होगी, ऊर्जा पैदा होगा, और वो ऊर्जा जो होता है उस पानी को वाष्प में बदल देता है, और वाष्प बन के वो पानी क्या करता है, उससे कपड़े से दूर हो जाता है और आपका कपड़ा सूख जाता है। तो हमें लगता है आपको इस प्रक्रिया को समझ में आया होगा कि आपका कपड़ा कैसे सूखता है। आप कपड़े को पंखा के सामने रखे हैं, पंखा से हवा तेज़ आ रहा है, हवा तेज़ आने की वजह से उसमें टकराएगा, और टकराने से क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो जो पानी वहाँ पे मौजूद है वो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और वाष्प में परिवर्तित होकर वो दूर हट जाता है और आपका कपड़ा सूख जाता है। तो ये प्रक्रिया हुआ वायु की गति का। तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता से वाष्पीकरण पे कैसे प्रभाव पड़ता है। तो आर्द्रता का डिफिनेशन आपको पता होगा कि आर्द्रता क्या होती है, कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। तो अगर आर्द्रता में कमी हो रही है, आर्द्रता में कमी हो रही है, जैसे मान लीजिए मेरा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में हवा के कण भी हैं और पानी का भी कण उपस्थित है, जलवाष्प का जो कण उपस्थित है, जलवाष्प उपस्थित है, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। अगर आर्द्रता में कमी हो रही है, आर्द्रता में कमी हो रही है, इसका मतलब मेरा वाष्पीकरण कम हो रहा है, वाष्पीकरण में कमी हो रही है। वाष्पीकरण के द्वारा ही तो जल वाष्प जाकर के उसमें समाहित होता है वायुमंडल में, उसी को तो आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता में कमी है तो जलवाष्प में कमी है, वाष्पीकरण की दर भी कमी है, वाष्पीकरण का दर भी कम है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आपको हम ये बताएंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे बढ़ती है। मतलब वाष्पीकरण जब होता है तो उस दौरान ठंडक कैसे बढ़ती है, महसूस होता होगा आपको। जैसे बताएंगे, आपको उदाहरण दे रहे हैं कि गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि छत पे जब हम गर्मी होती है, शाम के समय में छत पे हम पानी डालते हैं, और पानी डालने से क्या होता है कि छत हमारा थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है ताकि हम उस पर सो सकें या फिर जो भी है। तो इस दौरान होता क्या है कि जब छत का जो मेरा छत है, ये मान लीजिए छत के जो सतह है, सतह पे जितने भी कण हैं ये इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये गर्म है, और जब हम इस पर पानी डालते हैं, पानी डालेंगे तो पानी मेरा ठंडा है, सतह गर्म है, सतह कण गर्म है, इनके पास एनर्जी है। तो ये पानी को क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे पानी को, और पानी भी हीट हो जाएगा, और ये पानी हीट होकर के गर्म होकर के जलवाष्प में बदल जाता है। तो जब ये जलवाष्प में बदलेगा, जलवाष्प में परिवर्तित होता है, तो ये ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, ऊपर उठने लगता है, जलवाष्प में होकर के ऊपर उठने लगता है। तो जब ऊपर उठने लगा और यहाँ का जो पार्टिकल सब है ये अपना एनर्जी को जो ऊर्जा थी उस जलवाष्प को दे चुका है, और जलवाष्प ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ का जो प्लेस है, जो स्थान है, ये ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि इनके पास की ऊर्जा सारी जो है वो पानी के साथ जलवाष्प बन के चली गई। इसी तरह आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे सूती वस्त्र जो पहनते हैं हम, तो हमें वो ठंडक महसूस होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि आप कपड़ा पहने हुए हैं, कपड़ा जो सूती कपड़ा होता है आपका पसीने को जो गर्मी में होता है वो ज़्यादा उसको वो ऑब्जर्व करके रखता है, सोख करके रखता है, और आपके ऊपर जैसे ही हीट पड़ेगा आप वो क्या करेगा कि पसीना जलवाष्प बन के जब उड़ने लगता है, जलवाष्प बन के उड़ेगा, और जलवाष्प बन के जब उड़ेगा तो आपका जो शर्ट है, जो बॉडी है, उसके ऊपर जो पार्टिकल है उसका एनर्जी क्या होगा, पानी के साथ पसीने के साथ जलवाष्प बन के उड़ गया, तो वो ठंडा, वो एनर्जी उनके पास ख़त्म हो गई, उनकी एनर्जी तो चली गई, तब वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इसी तरह आप देखे होंगे कि अब जब फ्रिज में पानी, बोतल का पानी रखे होते हैं, तो फिर आप उसको निकालेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे बोतल के जो बोतल है उसका सरफेस जो बाहर वाला है उस पर छोटे छोटे कण पानी का बूंद दिखाई लगने लगता है। वो अभी इसी तरह होता है। क्योंकि पानी के जो अंदर का पानी जो है, बोतल के अंदर जो पानी है वो बहुत ठंडा है, उसका टेम्परेचर बहुत डाउन है। अब उसको जैसे ही बाहर निकालते हैं, बाहर का टेम्परेचर हाई है, वो क्या करेगा कि जो उस पर जो पार्टिकल है, सतह पे जो पार्टिकल हैं, इस बॉटल के सतह पे जो पार्टिकल हैं, ये क्या करेंगे, नीचे के पानी को वाष्प बन के उड़ने लगते हैं, और यहाँ पे वो क्या होता है, छोटा पार्टिकल का रूप ले लेते हैं, दिखाई देने लगता होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे का अंदर का पानी है उसका तापमान कम था, बाहर का टेम्परेचर हाई था, तो इसके वजह से ये जो सतह के जो पार्टिकल हैं वो उस पानी को
वाष्पीकरण बना करके वाष्प में बदल कर परिवर्तित करके उड़ना शुरू करते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे वो पानी के बूंद के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो यही प्रक्रिया है कि वाष्पीकरण के द्वारा जो है शीतलता को कैसे शीतलता बढ़ती है। और आप अभी सैनिटाइज़र का भी उदाहरण ले सकते हैं। आप अभी कोरोना वायरस के दौरान देखे होंगे कि लोग जो है हर जगह सैनिटाइज़र का उपयोग अभी भी आप कर ही रहे होंगे। तो सैनिटाइज़र जब आप लगाते होंगे तो देखे होंगे कि किस तरह से आपका हाथ को बहुत ठंडक महसूस होता होगा। वो कैसे होता है? क्योंकि सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है और वो अल्कोहल 60% से 95% तक होता है। उसमें आप प्रोपेनॉल होता है, एन प्रोपेनॉल होता है और भी बहुत सारा अल्कोहल होता है। तो वो क्या करता है कि जैसे आप अपने हाथ पे डालें उसको, तो हाथ पे जो आपके कण हैं, जो पार्टिकल हैं, उसके पास एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो क्या करेगा, उस पर जा कर के उस एनर्जी को क्या करेगा, वो वाष्प बन के उसे बस वही सेम प्रोसेस है, वाष्प बन के उड़ने लगता है। जैसे वाष्प बन के उड़ गया, वायुमंडल में चला गया, तो मेरे हाथ पे जितने पार्टिकल थे इनकी एनर्जी उसके साथ सैनिटाइजर के साथ वाष्प बन के उड़ गई और बचा क्या, केवल इस पर कोई पार्टिकल जो बची है उस पर कोई एनर्जी नहीं रह गया, इसलिए हमारे हाथ को ठंडक महसूस होती है। हमें लगता है आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों आप देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जहाँ भी कहीं आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जो है आपको सलूशन बता देंगे। अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, उसको हल कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।